हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को करने हैं, पेपर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले क्वेश्चन हैं। या तो इन्हीं में से ऐसा हो सकता है इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके बेस्ड पर आपको क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो ये हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो है विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड would correspond to stable equilibrium। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किस ओरिएंटेशन में होना चाहिए जिससे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो थीटा की वैल्यू है, जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 0 एंगल जब बनाएगी जब हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसीलिए इसका आंसर होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है विथ डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल स्टेट इट्स एसआई यूनिट। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है और उसकी हमें एसआई यूनिट बतानी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट लें और एंगल 90 लें, उस वाली कंडीशन में टॉर्क आता है हमारा लीनियर मोमेंट। टॉर्क जो आएगा वो आएगा हमारा डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल placed perpendicular to a uniform electric field of the unit strength। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, जिसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू 2a/q। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को रखा जाता है एक स्मॉल डिस्टेंस पर तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर हम कोई भी एक चार्ज ले लें और उसकी इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 2a/q। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर यूनिट की बात करें तो Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज, और 2a जो है वो है डिस्टेंस। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की होती है मीटर। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डाइपोल कैसे रखना है और अनस्टेबल के लिए कैसे रखना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि स्टेबल अगर इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो उसमें कैसे रखना है, वो पैरेलल रखना है। मतलब स्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 0 और अनस्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू होती है 180। अगर 0 आई है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, मतलब कि डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। और थीटा की वैल्यू अगर हमारी 180 आती है तो उसमें हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हमारा डाइपोल है वो डाइपोल एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल कूलम इनवर्स। इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमसे बोला गया है कि आप एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट जूल कूलम इनवर्स है और ये बताना है कि वो स्केलर होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जिसकी एसआई यूनिट जूल कूलम इनवर्स है वो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है
W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल और चार्ज की हो गई कूलाम। इस वजह से जूल पर कूलाम भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जूल पर कूलाम किसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई इसकी, वो हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर होगा कि जूल कूलाम इनवर्स जिसकी यूनिट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why should electrostatic field be zero inside a conductor? एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर शुड बी जीरो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। एज इन ए स्टैटिक कंडीशन चार्ज रिमेन्स ओनली ऑन द सरफेस, क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। एक चार्ज एक क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, उस क्यूब की साइड जो है वो L है। What is the electric flux passing through each face of cube? क्यूब के हर एक फेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें बात बताई जाती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है तो फाई इज इक्वल टू वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर मान लीजिए कि ये बिल्कुल कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है, तो जो Q है उसके पास होते हैं 6 फेस। जो क्यूब है उसके पास कितने फेस होंगे, 6 फेस। तो ये बिल्कुल सेंटर पे क्यों रखा हुआ है, तो ये 6 फेस पे बढ़ जाएगा। तो एक फेस के लिए कितना मिलेगा, Q/6। सेंटर पे रखा है तो सभी को बराबर Q/6 एक फेस को मिलेगा, Q/6 एक को मिलेगा, Q/6 एक को मिलेगा। तो एक फेस के लिए कितना चार्ज मिल रहा है, Q/6। तो चार्ज की जगह तो Q/6 आ गया और अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसका आंसर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। उससे आगे वाला क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टू अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। दो अपोजिट फेस पे कितना रहेगा। तो मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई कि अगर सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो एक फेस पे चार्ज कितना मिलेगा, Q/6। अब दूसरे वाले पे भी चार्ज कितना मिलेगा, Q/6। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें Q/6 प्लस Q/6 तो क्या बन जाएगा हमारा, Q/3। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा चार्ज कितना बैठ रहा है, तो हमारा चार्ज जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है Q/3 और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से हमारा जो दो अपोजिट फेस पे जो बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। Why do electric field lines not form closed loop? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं। तो उसका आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। So one can regard a line of force starting from a positive charge and ending on negative charge। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी जो लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। यही बात ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, आगे वाला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं वो है, two charges of magnitude -2q and +q are located at point a, 0 and 4a, 0 respectively। यहाँ पे दो चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज हमारा -2q का है और एक चार्ज हमारा +q का है। जो -2q है वो रखा हुआ है a, 0 पर और जो +q है वो रखा हुआ है 4a, 0 पर। तो what is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a?
विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो आपको ये बताना है कि इसके ओरिजिन पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अगर एक स्फीयर की रेडियस कितनी है 3a है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि एक चार्ज -2q का है, एक चार्ज हमारा +q का है। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट से हमें पता चल रही है कि ये कितनी डिस्टेंस पर है a पर, ये कितनी डिस्टेंस पर है 4a पर। तो a डिस्टेंस पे कितना चार्ज हुआ हमारा -2q। हमने क्या करा, एक मान लो ऐसे स्फीयर बनाया, उस स्फीयर का सेंटर हुआ a वाला, उसकी रेडियस कितनी है 3a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 3a, यहाँ हमने ओरिजिन मान लिया। तो ये -2q चार्ज कहाँ होगा, -2q चार्ज तो यहाँ पर होगा। क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि वो है a,0 पर। तो a,0 पर है तो चलो यहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ वाला ये वाला -2q चार्ज हो गया। अब यहाँ तक कितना रहा हमारा, ये 3a, लेकिन ये वाला चार्ज +q वाला कहाँ रखा है 4 पे। तो यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं मानूं तो यहाँ तक की डिस्टेंस है 4a। तो ये वाला चार्ज हमारा कहाँ पर रहेगा +q, ये वाला चार्ज हमारा रहेगा बाहर। और हमें जो फ्लक्स निकालना है वो निकालना है अंदर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी चार्ज अंदर आ रहा है और उसके अपोन में एप्सिलॉन नोट करना है। तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है 2q। अब 2q चार्ज आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये 2q ही यहाँ पे रखना है। तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये वाला हमारा फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -3q एंड +2q आर लोकेटेड एट a, 0 और 4a, 0 रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सेम वही वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसी की तरह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब की बार इसकी रेडियस 5a दे दी है। अगर रेडियस 5a दी हुई है तो हमारा 4a भी उसके अंदर आ जाएगा, a भी उसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब टोटल चार्ज हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो -3q और +2q दोनों ही स्फीयर के अंदर आ गए। तो ओवरऑल कितना चार्ज बचा हमारा -q। इस वजह से फ्लक्स आएगा -q अपॉन एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें डेरिवेशन करना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p इन टर्निंग इट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू ए पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए कितना वर्क लगेगा। तो स्टेबल से अनस्टेबल जाना है, तो सीधा हमने क्या करा, वर्क का फॉर्मूला लगाया। पहले तो डेरिवेशन करना है क्योंकि लिखा हुआ है। तो डेरिवेशन करोगे तो वहां पे वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए वहां पे पहले आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टो = PE sin थीटा। अगर आपको स्मॉल अमाउंट में वर्क निकालना है तो स्मॉल अमाउंट में dW = आएगा टो d थीटा। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ इसमें टोटल वर्क निकालने के लिए टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dW = इंटीग्रेशन ऑफ टो d थीटा। लिमिट रखोगे θ1 से θ2। तो टो की जगह हम क्या रख देंगे, PE sin थीटा d थीटा। तो PE हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। sin थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे। sin थीटा का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा cos थीटा। फिर उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, θ1 रखेंगे और एक बार रखेंगे θ2। तो वो माइनस जो आया है हमारा, क्योंकि sin थीटा का इंटीग्रेशन हम करें तो माइनस cos थीटा होगा ना, तो उस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। अब जो हमारा वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो आप उसको कहां से कहां लेके जा रहे हैं, आप उसको लेके जा रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल पर। तो स्टेबल में एंगल कितने का बनेगा, θ = 0, और अनस्टेबल में एंगल कितने का बनेगा, θ = 180। इस वजह से हम θ1 की जगह 0 रखेंगे और θ2 की जगह क्या रख देंगे 180। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ PE के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। वो सरफेस जहाँ पे हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उस वाले सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा
परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी वही है जो मैंने तुम्हें अभी बताई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो उसमें से ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो क्वेश्चन का आंसर है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस टू मूव ए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फील्ड वर्क वुड हैव टू बी डन व्हिच मींस दिस सरफेस कैन नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो भी किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए वर्क किया जाता है वो जीरो होता है। अगर मान लीजिए कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना हुई तो फिर जब हम किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराएंगे तो वहां पे वर्क जीरो नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, तभी हमारा वर्क जीरो पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओ एज शोन इन फिगर। हमें यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है, वो चार्ज है कि अगर आपको यहाँ पे ले लिया चार्ज, एक पॉइंट दिया ए, एक पॉइंट दिया बी, तो ये कह रहा हमसे कि इज द पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो बताओ बी ए बी बी जो है वो पॉजिटिव, बी ए माइनस से बी बी घटाएं तो वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा। तो बी ए माइनस बी बी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पर। देखो जो ए पॉइंट है यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, कम। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है ज्यादा। अगर B तक की डिस्टेंस ज्यादा हुई इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। तो बी ए बड़ा है किससे, बी बी से, क्योंकि वो पास पड़ रहा है। तो बी ए बड़ा है बी बी से। अगर बी ए में से बी बी घटाए तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो बी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। नेक्स्ट है ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग वेरिएशन of electric field with distance from the center of solid conducting sphere of radius r having a charge O plus q on its surface। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचना है। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है r है और उसकी सरफेस पे चार्ज क्यों है। तो वहां पे क्या है कि वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आ जाए। आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ एग्जाम में इनसे ही आएंगे। बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छोड़े कि इसके स्किप कर दें, ठीक तरीके से समझें और इन्हें करें। आगे अब ये जो हमारे क्वेश्चन थे उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो एनसीईआरटी बुक में डेरिवेशन दिए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली पेपर तो डेरिवेशन बेस्ड ही आता है। तो जो डेरिवेशन आपको दिए गए हैं मैंने इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे रखे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो है पहला वाला कूलम्ब्स लॉ क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इक्वेटोरियल पे निकालना है। ये दो डेरिवेशन है, ये दोनों डेरिवेशन आपको करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल। किसी भी आइडियल डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो कितना आएगा। उससे आ गया फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखें तो उसके ऊपर कितनी फोर्स कितना टॉर्क लगता है, ये डेरिवेशन करना है। उसके बाद अगर आप उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दो, डाइपोल, और उसको रोटेट करो तो रोटेट करने में कितना वर्क आएगा, जो अभी मैंने निकाला था आपको W = PE cos θ1 - cos θ2, उसका भी पूरा डेरिवेशन करना है। तो वो यही है, वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ही पीछे मैंने न्यूमेरिकल करवाया अभी गॉस थ्योरम से ही। तो गॉस थ्योरम है
उसका वेरिफिकेशन है और उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कौन कौन सी है, एक तो वो एक आपकी वायर वाली है, एक आपकी शीट वाली है। तो ये वायर शीट वाली जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन करनी है। एक डेरिवेशन तो उसमें से शायद पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम, उसका वेरिफिकेशन और उसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है, इनमें से ही बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप कोई सा भी डेरिवेशन ना छोड़ें, सारे के सारे डेरिवेशन कर लें और पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वेरी शॉर्ट वो भी करें। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो हमारे न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर वाले मीडियम में दो चार्ज है। पहला वाला चार्ज जो है वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का, दूसरा वाला चार्ज जो है वो है 3 × 10⁻⁻7 कूलम का। इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे। एयर वाले मीडियम में तो F = K Q1 Q2 अपॉन r²। F = K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ पे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 × 10⁹। बाकी आप Q1 की वैल्यू रखोगे और Q2 की वैल्यू रखोगे और नीचे डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में डिस्टेंस दे रखी है इसको सेंटीमीटर से मीटर में करोगे तो डिस्टेंस R = 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 0.3 मीटर। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस ये पे 0.3 मीटर रखना है। उसके बाद आप देखोगे ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर चार्ज हमारे सेम सेम है तो सेम सेम चार्ज के बीच में लगती है रिपल्सिव फोर्स। अगर अलग अलग चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है कैसी है, ये है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम का, दूसरा वाला है -0.8 माइक्रोकूलम का। उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 0.2 न्यूटन की है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे कि पहला वाला चार्ज जो है Q1 वो है 0.4 माइक्रोकूलम का। तो 0.4 माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वाला चार्ज है Q2, तो Q2 = -0.8 माइक्रोकूलम। तो इसको भी कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो एक चार्ज हमारा Q1 ये हुआ और Q2 चार्ज ये हुआ, और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है जिसको मैं F12 बोल रहा हूँ कि फोर्स बिटवीन 1 and 2 चार्ज, और वो दी हुई है 0.2 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे F = K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो r² इधर जाएगा, यहाँ आएगा K Q1 Q2 अपॉन f। r विल बी इक्वल टू √K Q1 Q2 अपॉन f। तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। अब Q1 की वैल्यू आपको दी हुई है, Q2 दिया हुआ, T की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, फोर्स भी दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल देंगे। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो फर्स्ट स्फीयर पे कितनी फोर्स लगेगी, तो एक न्यूटन का तीसरा वाला नियम है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना पहला दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.2 न्यूटन। एक इसमें प्लस का है, एक इसमें माइनस का है, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्योंकि अलग अलग, मान लो एक प्लस का एक माइनस का, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगनी है। दोनों प्लस प्लस के हैं तो रिपल्सिव लगेगी, दोनों माइनस माइनस के हैं तो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
आगे है 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज है। क्यू ए है 2 माइक्रोकूलम का, क्यू बी है -5 माइक्रोकूलम का, क्यू सी है -2 माइक्रोकूलम का, क्यू डी है -4 माइक्रोकूलम का, और ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स निकालनी है, कितनी आएगी। अब नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, चारों के चारों चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। एनसीईआरटी बुक में भी इसके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ये स्क्वायर वाला है, कुछ न्यूमेरिकल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले दिए हुए हैं, बिल्कुल कर लेने हैं, इसमें से शायद क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले आप जब निकालोगे फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन देखोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट आती हैं तो नेट फोर्स कितनी बनेगी, 0। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम रहेगी। अब यूवी चार्ज -5 का है, तो जो चार्ज -5 का है ये वाला 1 का है, तो इसमें क्या करेंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगी, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ये मान लो ये वाली पहली वाली फोर्स हो गई। अब ये -5 का है और इसकी भी डिस्टेंस है, ये वाली फोर्स कौन सी मान ली हमने, F2। तो F1 F2 दोनों इक्वल अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये 2 माइक्रोकूलम का है, ये 1 का है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स लगी इधर की तरफ, ये F3 मान लेंगे। अब ये 2 का है, ये 1 का है, तो इसमें भी रिपल्सिव फोर्स लगी इधर की तरफ, ये F4 मान लेंगे। अब डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर डिस्टेंस सेम, चार्ज मैग्नीट्यूड सेम, तो फोर्स भी क्या नहीं है, इक्वल। तो जितनी फोर्स तीसरी वाली है उतनी फोर्स क्या हो जाएगी, चौथी वाली। तो F1 बराबर है किसके, F2 के, माइनस साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और F3 जो है वो बराबर है किसके, F4 के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो F1 प्लस F2 दोनों मिलकर कितनी फोर्स लगाएंगे, 0, और F3 प्लस F4 दोनों मिलकर कितनी फोर्स लगाएंगे, 0। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी इसमें, 0 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए। स्क्वायर वाला आ सकता है या ट्राइंगल वाला आ सकता है, ठीक तरीके से करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम लोकेटेड 2a सेंटीमीटर अपार्ट इन ए वैक्यूम। एक तो हमारा हो गया क्यू ए, वो है 3 माइक्रोकूलम का, एक हो गया क्यू बी -3 माइक्रोकूलम का। इसका मतलब ऐसे हो गया है, तो कैसे हुआ, ऐसे ये हो गया हमारा -3 माइक्रोकूलम का, और एक हो गया +3 माइक्रोकूलम का। अब मैं इसको मान लेता हूँ, ये हो गया हमारा ए बी वाला, ये हो गया ए वाला, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये किसकी तरफ बना, तो एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक है, ये हमारा बना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझ लेते हैं। अभी कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए। तो आपको इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे निकालोगे तो पहले तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएगा अपना, ये वाला चार्ज, ये दूरी कितनी रह गई, 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, इस वाले पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट हमने मिड में मान लिया, तो ये पहला वाला ए जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पे E1, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पे E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बताइए आपको, K/R स्क्वायर। तो एक इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, ये कैसे लगाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये लगाएगा बाहर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक। ये वाला ये नेगेटिव है, तो ये कैसे लगाएगा, अपनी तरफ। तो E1 इधर की तरफ हुआ, E2 भी किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ। दोनों एक दूसरे से सेम आएंगे, सेम क्यों आएंगे, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी, इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E1 बराबर आया इसके E2 के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2E1। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2E1, और 2 मल्टीप्लाई E की वैल्यू निकाल लोगे, E का फॉर्मूला हो जाएगा E = KQ/R²। तो E = K कीजिएगा 9 × 10⁹ और जी आपका चार्ज जो दिया हुआ है वो है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻⁶ और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे 10/100 मतलब 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, अगर इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रख दें तो फिर फोर्स कितनी लगेगी, तो दोनों के बीच में आप क्या करोगे फोर्स निकाल दोगे, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स फिर उसके बीच में, तो आपकी फोर्स भी निकल जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA and QB located at point A B respectively. What are the total charge and electric dipole moment on the system? मान लो चार्ज दे रखे हैं दो, एक चार्ज है 2.5 10⁻⁻7 कूलम का और दूसरा वाला चार्ज है -2.5 10⁻⁻7 कूलम। जो पहला वाला चार्ज है वो 0,0, -15 सेंटीमीटर पे है, दूसरा वाला 0,0, +15 सेंटीमीटर पे है। तो हमें इसमें टोटल चार्ज बताना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है इस सिस्टम में कितना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है तो एक तो हो गया 2.5 का, एक हो गया -2.5 का, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0, क्योंकि टोटल चार्ज निकालना है तो क्यू टोटल, ये आया हमारा क्यू टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो वो आएगा Q1 प्लस Q2। तो जितना प्लस का उतना माइनस का, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, टोटल चार्ज आएगा 0। अब हमें निकालना डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करके और हमें पता चल जाएगा कितना हमारा डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton Coulomb inverse. Calculate the magnitude of the torque acting on a dipole. ये कहना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप क्या कहोगे P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और वो डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी हुई 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो = PE sin थीटा, टो = PE sin थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे P की जगह वैल्यू रख दोगे और जी E की वैल्यू रख दोगे और साइन थीटा की जगह 30 रख दोगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो टो = यहाँ P की जगह 4 × 10⁻⁹ और E की जगह आया 5 × 10⁴ और यहाँ आया साइन 30। तो टो = 4 × 5 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाई बाई साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो 2 2 जा 4, तो यार टो = 10 × 10⁻⁻5, तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा टो = 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉप आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू इंसुलेटेड चार्ज कवर प्लेट स्फीयर A and B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर दिए हुए हैं, एक A है और एक B है, उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच 6.5 10⁻⁷ कूलम। ये कह रहा है कि उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, हर एक चार्ज 6.5 10⁻⁷ कूलम का। द रेडियस ऑफ A एंड B आर नेगलिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस द सेपरेशन। उसकी रेडियस को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, रेडियस क्या है, तो सीधा सीधा आपको डिस्टेंस लगाने। तो फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 /r²। तो F =
दोनों चार्ज सेम है तो के क्यू क्यू, पहले वाले चार्ज को क्यू माना तो दूसरा भी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू ही 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू मतलब चार्ज दिया हुआ है 6.5, 10 टू द पावर -7, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हुई है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0. दिया हुआ हमें कितना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में करने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा आपका 1/2 मतलब कि 0.5। तो यहाँ पे आप इसमें 0.5 का होल स्क्वायर कर दोगे और आपको यहाँ से फोर्स पता चल जाएगी कितनी फोर्स आ रही। ठीक है, आपको इस वाले चैनल पे सारे के सारे जब तक एग्जाम होगा तब तक सारे के सारे चैप्टर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इस आई कैप का मतलब है ये है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कहीं पे आई कैप लिखा हुआ है तो उसे एक्स एक्सिस, जे कैप लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस और के कैप लिखा हुआ है तो जेड एक्सिस में माने। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane। इसमें बोला गया है कि आपको फ्लक्स निकालना है एक स्क्वायर में जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और वो yz प्लेन में रखा हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स? फ्लक्स का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यह वैल्यू रख देंगे, एस का मतलब हो गया सरफेस। अब हमें सरफेस निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो साइड कितने रखे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 10/100 और 10/100। अगर वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो कहाँ पे लाई कर जाएगा? एक्स में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा उसमें पाई कैप। तो साइड स्क्वायर जो हमारा ये ना ई डॉट डी एस मतलब सरफेस का फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 10/100 अगर वाई जेड प्लेन में है तो उसमें बाद में क्या लगा दोगे आप? आई कैप। तो इसकी मल्टीप्लाई ये 10 10 100 बचेगा, 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 3। यहाँ पे 10 10 या 100 ये पूरा कट गया। यहाँ आया 3 × 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई आई कैप डॉट आई कैप बनता है आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है 1 और अपॉन में आ गया 100। तो यहाँ से 10 टू द पावर 2 बनेगा, 2 पावर इसकी काट के यहाँ आएगा 3 × 10 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट जो दिया हुआ बी में है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स द 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाए तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर कितना होगा? तो फ्लक्स जो है अगर हम देखें तो फाई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो डॉट हटने के बाद क्या आता है? डॉट हटने के बाद आता है कोस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह आप वैल्यू रख दोगे तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली ली वो रख के और कोस थीटा कितना दे रखा है 60, कोस 60 वैल्यू क्या है 1/2। तो आप उसमें 1/2 से डिवाइड कर दोगे। तो पहले हमारा 30 आया था, अब क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है, 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है एक स्क्वायर से ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है और जिस स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है। डायग्राम में दिया हुआ है तो आपको इसमें क्या करना है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस स्क्वायर में। तो सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालोगे तो आप देखोगे कि भाई वो उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। तो अगर देखेंगे तो वहाँ पे उस पर चार्ज, नेट चार्ज पहले निकालोगे तो, और फिर वहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से सीधा सीधा इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज causes एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन ए चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल, हाउ मच द फ्लक्स। तो ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई गॉसियन सरफेस है हमारे पास, जिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस पर एक पॉइंट चार्ज हमने रखा, उस पर फ्लक्स जो है वो इतना है। अगर मान लो हम उसको डबल करते हैं, मतलब उसकी रेडियस को डबल करते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेडियस को डबल करने के बाद, रेडियस को डबल करने के बाद क्या, मान लो ये वाला हमारा एक हमने स्फीयर लिया, इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, ए है। यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यों। अगर मैं इसकी रेडियस बढ़ा दूँ, रेडियस अगर मैं इसकी बढ़ा दूंगा तो रेडियस बढ़ने के बाद ये क्या, मान लो बड़ा बन गया, ये बन गया बड़ा। ये बड़ा बन गया, तो अब इसकी रेडियस बढ़ गई। अब रेडियस बढ़ गई तो रेडियस मान लो ए से कितनी हो गई, 2a, डबल हो गई। तो क्या चार्ज भी पे कोई इफेक्ट पड़ा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है, क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर हम निकालते हैं तो फाई इक्वल टू क्या लगाते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब है उस स्फीयर के अंदर कितना है, तो पहले भी स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज था और बाद में भी स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। तो रेडियस के बढ़ने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पहले भी चार्ज इतना ही उसके अंदर था, अब भी चार्ज उसके अंदर इतना ही है। जब चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो फाई पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। The electric flux depends only the charge enclosed by Gaussian surface। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ना कि वो डिपेंड करता कि गॉसियन सरफेस का साइज क्या है। तो गॉसियन सरफेस का साइज आप बढ़ाओ या गॉसियन सरफेस का साइज घटाओ, उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम रहेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो इसमें पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या आएगी। तो पॉइंट चार्ज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाई के पास पहुंच जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू फाई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फाई की वैल्यू रखोगे, आपको पता ही -1.0 10⁻³ है, और एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी कि मैग्नीट्यूड कितना है उस चार्ज। ठीक है भाई। of 2.4 diameter has a surface charge density of 80.4 microcoulomb per meter square। अगर हमें कोई भी एक चार्ज शीट दी गई है तो चार्ज शीट में एक फॉर्मूला होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया। अगर हमारे पास स्फीयर तो सिग्मा ऐसे रहेगा और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ पे कि क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr²। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, वो है कितनी दे रखी है, 80.4 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जो माइक्रोकूलम में हमें दिया हुआ है, ये माइक्रोकूलम में 80.4 माइक्रोकूलम, इस माइक्रोकूलम से हम कूलम में चेंज करेंगे पहले। तो कूलम में चेंज करेंगे तो 80.4 10⁻⁻ क्या आ जाएगा, -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिग्मा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू रखनी है और यहाँ से इसकी रेडियस कैलकुलेट कर देनी है। तो रेडियस तो पता है ही हमें 2.4 डायमीटर, रेडियस 1.2 हो जाएगी, और इसी वाले फॉर्मूले में हमें रख देना है। तो यहाँ से हमारा चार्ज निकल जाएगा। तो चार्ज ही पूछा, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, चार्ज निकाल लेगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई एरिया, और क्यू इक्वल टू सिग्मा हमें पता है एरिया हुआ 4πr², रेडियस भी दी हुई है। तो यहाँ से हमारा फटाक से चार्ज निकल जाएगा। सेकंड वाला पार्ट देख लेंगे अभी इसका। CBSE 2009 में आता हुआ एक क्वेश्चन है।
आगे है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम इन ए मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इतना एस्टिमेट द रेडियस। आपको इसमें रेडियस निकालनी है, तो पहले आपको टोटल चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने का फॉर्मूला था Q इजिकल टू एन ई, एन मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी होगी 12 और ई की वैल्यू है 1.6 10 to the power -19। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब टोटल चार्ज पे क्या लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे F इजिकल टू क्यू ई। तो टोटल चार्ज आपको पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगी। अब क्या है कि वो जो ड्रॉप है वो उस पर वेट लगाएगी और वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा F इजिकल टू एम जी। तो m का मतलब हो गया मास, g हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मास निकालें तो मास इजिकल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर स्फेरिकल ड्रॉप है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी को किससे डिनोट कर देंगे रो से। तो हमारा F इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो m की जगह आ गया और g ऐसे है, तो ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब रो और g। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू हमें पता है, डेंसिटी वेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ से हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी। आगे जो है ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। इनमें मैंने इनके आंसर नहीं बताए हैं, इनके आंसर आप अपने आप बताओ। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिखाए गए। पहला क्वेश्चन है 3 चार्जेस +3Q +Q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड with equal separation in order to make the net force on Q to be 0। तो इसमें बोला है कि +3Q क्यों रखे हुए हैं ये चार्ज, और फिर आपको बताना है कि उस पर फोर्स कितनी लगेगी। ये सारे के सारे MCQ पढ़ने हैं, सारे ही कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, कुछ वैसे हैं, सारे के सारे आपको कर लेने हैं। आगे और भी हमारे MCQ क्वेश्चन हैं, एक 4 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, उससे आगे फिर MCQ क्वेश्चन है और भी, और उससे आगे भी MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमें MCQ क्वेश्चन, इसमें MCQ क्वेश्चन हो गए हैं और आपके इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हो गए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल आपको मिल चुके हैं। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर्स की आपको वीडियो मिलती रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, जो हमारा चैनल है वो है VK यूनिक एजुकेशन, मेरा नाम है विपिन चौधरी। तो सब्सक्राइब फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। That's all. Thank you.